कालचक्र जब घूमता है तो किसी की चिंता नहीं करता। राजा रंक, ऊंच नीच, जात कुजात, वह किसी अंतर को नहीं मानता। जीवन सर्वोच्च सर्वोत्तम होता है, परंतु कोई व्यक्ति किस रूप में जन्म लेता है और अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, यह पूर्णतः महत्वपूर्ण नहीं होता। किसी व्यक्ति का जन्म अथवा जीवन कैसा रहा है, इससे उसका अंत भी नियंत्रित, विनियमित और निर्धारित होगा, ये आवश्यक नहीं है। कभी कभी जन्म और मृत्यु, जीवन के ये दो छोर पूर्णतः भिन्न होते हैं। उनके रंग रूप में अत्यधिक अंतर होता है, भिन्नता होती है। प्रसेनजीत का चरित्र इसका ज्वलंत उदाहरण है। प्रसेनजीत का जन्म कौशल राज्य के राज परिवार में हुआ था। उसके पिता राजा महाकौशल थे। राजकुमार प्रसेनजीत योग्य और प्रतिभाशाली था। उसने तक्षशिला में अपनी औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। उसकी असामान्य योग्यता को देखकर उसके पिता ने अपने जीवन काल में ही उसे राजा बना दिया, उसका राज्याभिषेक कर दिया था। कहते हैं, एक बार उसने तथागत बुद्ध के सम्यक संबुद्ध पर ही यह कहकर प्रश्न लगा दिया था कि वह आयु और प्रवज्ञा दोनों की दृष्टि से छोटे हैं। बुद्ध ने उन्हें उत्तर दिया कि क्षत्रिय, सांप, आग और भिक्षु कभी छोटा नहीं होता, कभी उनका अनादर नहीं करना चाहिए। अर्थात क्षत्रिय राजकुमार भले ही छोटा हो, परंतु यदि वह क्रुद्ध हो गया तो भयंकर हानि कर सकता है। सांप बेशक छोटा हो, परंतु यदि वह काट ले तो भी घातक हो सकता है। और आग बेशक छोटी हो, पर वह भी भयंकर विनाश कर सकती है। एक भिक्षु छोटा होकर भी परम ज्ञानी हो सकता है। बुद्ध की ऐसी व्याख्याओं से प्रभावित होकर राजा प्रसेनजीत उनका अनुयायी बन गया। वह लगातार तथागत के संपर्क में रहता और उनके परामर्श लेता रहता था। उसकी धर्मप्रियता के पीछे उसकी पटरानी की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। वो खुद बहुत धर्मप्रिय थी। राजा प्रसेनजीत की सीधी रिश्तेदारी राजा बिंबिसार से थी। उनका विवाह बिंबिसार की बहन से हुआ था और बिंबिसार का विवाह प्रसेनजीत की बहन से हुआ था। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के साले थे और दोनों बहनोई भी थे। इस रिश्ते से बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु राजा प्रसेनजीत का भांजा था, परंतु राजनीति कोई रिश्ता नहीं मानती। अजातशत्रु के साथ प्रसेनजीत का युद्ध भी हुआ, कभी वो हारा और कभी वो जीता। राजा प्रसेनजीत प्रतिभा संपन्न प्रतापी था, प्रवीण था, फिर भी उसे कोई कमी खटकती थी, कोई अभाव अखरता था। वह एक कुलीन रूप में मान्यता चाहता था। वह सामाजिक स्तर पर सम्मानित होना चाहता था। वो अपने जीवन को, अपने कुल को तो नहीं बदल सकता था। यही वजह थी उसकी परेशानी की। प्रसेनजीत ने बहुत विचार किया, उसने बहुत माथापच्ची की। अंत में उसे एक मार्ग दिखाई दिया। यह मार्ग उसके रनिवास से होकर जाता था। यदि शाक्य वंश की कोई कन्या उसकी रानी बनने को तैयार हो जाए तो बात बन सकती थी। तथागत भी तो शाक्य कुल के ही थे। ऐसा हो जाने पर प्रसेनजीत का रुतबा स्वयं बढ़ जाता। अब उसने ठान लिया था कि उसके मानवर्धन का एक ही रास्ता था। यह अपने आप में इतना सरल काम नहीं था। प्रसेनजीत के कल को देखते हुए कोई भी शाक्य उसे अपनी कन्या देने को कैसे भी राजी नहीं हो सकता था, क्योंकि वह प्रतापी और बलशाली था। इसलिए कोई उससे उलझना भी नहीं चाहता था। परंतु उसके हट को देखते हुए शाक्यों ने भी इस समस्या का एक हल खोज निकाला। इस हल के अंतर्गत शाक्यों ने छल और षड्यंत्र का सहारा लिया। एक दासी पुत्र को शाक्य कन्या बताकर राजा प्रसेनजीत का विवाह उसके साथ कर दिया। वासव खत्या नाम की इस दासी पुत्री के बेहद रूपवती होने के कारण प्रसेनजीत को भी कोई शक न हुआ। वो तो अपनी सफलता पर गर्व और अभिमान कर रहा था। वो प्रसन्न था। वासव खत्या एक अच्छी रानी साबित हुई। उसने अपने पति धर्म को पुण्यता निभाया। उसने राजा प्रसेनजीत को हर प्रकार से खुश रखा। उसके राजमहल में आ जाने से राजा प्रसेनजीत का रुतबा भी बढ़ गया था। उसे अतिरिक्त मान सम्मान मिलने लगा था। प्रसेनजीत बहुत खुश था। उसका आनंद तब और बढ़ गया जब वासव खत्या ने एक पुत्र को जन्म दिया और नाम रखा गया विडुभ। विडुभ के बड़ा होने से प्रसेनजीत के पत्न की शुरुआत हो गई। जब विडुभ थोड़ा बड़ा हुआ, समझदार हुआ, तो उसने अपनी माँ से हट किया कि वह ननिहाल जाएगा।
वासब ने उसे किसी न किसी बहाने से टाल दिया। वो नहीं चाहती थी कि सच्चाई सामने आए। उसे पता चल चुका था कि उसके पति के साथ छल करके शाक्यों ने उसका विवाह उनके साथ कर दिया था। उसे प्रसेनजीत से सहानुभूति थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके पति के जीवन में अब कोई व्यर्थ का व्यवधान आए, परंतु होनी को कौन टाल सकता है। होनी तो हर हाल में होकर ही रहती है। वो विडुब को कब तक बहलाती, उसे कब तक टालती। अब वो युवा हो रहा था, उसे और ज्यादा अंधेरे में नहीं रखा जा सकता था। आखिर एक दिन विडुब अपने ननिहाल कपिलवस्तु पहुंच ही गया। हुआ वही वासब को जिसका भय था। विडुब को पता चल गया कि उसकी माँ एक दासी पुत्री है। यह रहस्य सामने आने पर उसे शाक्यों का उसके प्रति व्यवहार समझ में आ गया। क्यों उसे सम्मान नहीं दिया गया था जिसका वो सच में अधिकारी था। वह अपमान का घूंट पीकर क्रोधित होता हुआ श्रावस्ती लौट आया। राजा प्रसेनजीत को जब यह ज्ञात हुआ कि उसकी प्रियतमा रानी वासम वास्तव में एक दासी पुत्री है, तो उसके साथ शाक्यों ने कपट किया है, तो वो अचंभित रह गया। वह शाक्यों पर तो क्रोधित हुआ ही, उसका कोप वासम और विडुब पर भी हो उठा। उसने माँ और पुत्र से वे सारी सुविधाएं, सारे विशेषाधिकार छीन लिए जो राज परिवार के सदस्यों के रूप में उन्हें मिले हुए थे। वो ये भूल गया कि वासव अब उसकी पत्नी है और विडुब उसका अपना पुत्र है, जिसकी शिराओं में उसी का ही खून है। राजा प्रसेनजीत के इस निर्णय और बदले व्यवहार ने विडुब को उसका शत्रु बना दिया। वो प्रसेनजीत के खिलाफ हो गया। वो बदले की आग में जलने लगा। इसी मध्य प्रसेनजीत ने अपने अविवेकपूर्ण कृत्य से अपने लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर ली थी। तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण के दिनों में प्रसेनजीत का एक सहपाठी हुआ करता था। नाम था बंधुलमल। उस वक्त प्रसेनजीत ने बंधुलमल से कहा था कि जब वो कौशल का राजा बनेगा तो उसे अपना सेनापति नियुक्त कर लेगा। तब बात आई गई हो गई थी। बंधुलमल बेहद बलशाली और पराक्रमी था। वो अद्वितीय वीर और योद्धा था। प्रसेनजीत के लिए उसके जैसा कोई सेनापति हो ही नहीं सकता था, किंतु बंधुलमल के स्वाभिमान ने उसे अपने मित्र का सेनापति बनने से रोके रखा। फिर परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि बंधुलमल को राजा प्रसेनजीत के पास जाना ही पड़ा। वास्तव में हुआ ये कि बाहुलमल की एक परीक्षा के समय उसके अपने ही कुल बंधु मल्लों ने उसके साथ धोखा किया और वो इस परीक्षा में सफल तो हो गया, किंतु अपने लोगों के धोखे ने उसका हृदय छलनी कर दिया। उसने दुखी होकर कुशीनारा से विदा ले ली। कौशल में राजा प्रसेनजीत ने उसका उचित सत्कार किया। प्रसेनजीत ने अपनी बात का पालन करते हुए बंधुलमल को सेनापति के पद पर नियुक्त कर दिया। बंधुलमल योग्य तो था ही, उसने पूरी निष्ठा और सामर्थ्य के साथ अपने दायित्व का निर्वाह भी किया। उसने राज्य में जरूरी सुधार भी लागू किए। राजा प्रसेनजीत का प्रिय और विश्वास पात्र होने की वजह से बंधुलमल कुल सत्तालोलुप अधिकारियों की आंखों में खटकने लगा। वे बंधुलमल के खिलाफ हो गए। पीठ पीछे वे बंधुलमल को राह से हटाने का षड्यंत्र करने लगे। उन्होंने राजा प्रसेनजीत के कान भरने शुरू कर दिए। प्रसेनजीत ने पहले तो इस तरफ ध्यान नहीं दिया। बंधुलमल उसे बहुत प्रिय था। वो उसका विधिवत नियुक्त सेनापति था। वो बंधुलमल पर शक नहीं कर सकता था। वह उस पर पूरा भरोसा करता था। फिर भी वो एक मनुष्य ही तो था। वह राजा था तो क्या हुआ जब बार बार और अलग अलग माध्यमों से उसे एक ही बात सुनने को मिली कि बंधुलमल उसे अपदस्थ करने की योजना बना रहा है, तो वो चौंक गया। वह बंधुलमल की ओर सावधान हो गया। उसकी एक एक हरकत पर तीव्र दृष्टि रखने लगा। बंधुलमल का अति उत्साही और ईमानदार होना ही उसके जी का जंजाल बन गया। प्रसेनजीत इसी बात को लेकर चौकन्ना हो गया कि भला बंधुलमल को क्या जरूरत थी राज्य में सुधार करने की। क्या मैं असमर्थ अयोग्य शासक हूँ? कुल मिलाकर प्रसेनजीत ने बंधुलमल को ठिकाने लगाने का निर्णय कर लिया। बंधुलमल एक बार फिर चला गया। प्रसेनजीत ने बंधुलमल को छल से मरवा दिया। उसके साथ उसके पुत्रों की भी हत्या करवा दी। जैसा कि अक्सर होता है, बंधुलमल और उसके पुत्रों की हत्या करवाने के बाद उनके निर्दोष होने के सबूत भी मिल गए। अब हो ही क्या सकता था। राजा प्रसेनजीत के पास प्रायश्चित का एकमात्र उपाय था। इस तरह सोच विचार कर राजा प्रसेनजीत ने बंधुलमल के खाली पद पर उसके भांजे दीर्घका नारायण को नियुक्त कर दिया। उसने इस कार्य से राजा को बहुत संतोष हुआ, बहुत चैन मिला।
अपनी तरह से उसने उचित ही किया था। इससे उसका कलंक धुल जाना चाहिए था। प्रसेनजीत ने तो ठीक किया। अब उसकी अवस्था भी वृद्धावस्था को प्राप्त हो रही थी, किंतु कालचक्र अपनी गति से घूम रहा था। उसने अपने लिए दो दुश्मन पैदा कर लिए थे। एक उसका ही अपना पुत्र विडूब, जो उसका पुत्र होते हुए भी उससे अपनी माँ और अपने अपमान का बदला लेने के लिए व्याकुल था और उचित मौके की तलाश में था। दूसरा था दीर्घा का नारायण, जो उसका सेनापति होते हुए भी उससे अपने मामा और मौसेरे भाइयों की हत्या का बदला लेने के लिए व्याकुल था और उपयुक्त मौके की तलाश में था। और उन्हें यह मौका एक साथ एक ही वक्त में मिल गया। विडुब विद्रोह की राह पर आगे बढ़ चुका था। तभी दीर्घा का नारायण ने प्रसेनजीत को एक खास परिस्थिति में निरस्त देख विडुब को राजा घोषित कर दिया। प्रसेनजीत को जब ये पता चला कि उसका सेनापति विडुब के साथ ही मिल गया है और उसे राजा बनवा दिया है, तो वो सन्न रह गया। वो उस वक्त अपनी राजपाट से दूर था। उसके निकट ना कोई सेना थी, ना कोई शास्त्रास्त्र, बस एक सेविका थी। प्रसेनजीत को बहुत तीव्रता से कुछ सोचना था, कोई उचित निर्णय करना था, कोई उचित कार्रवाई करनी थी। यहाँ तो उसका जीवन ही खतरे में पड़ गया था। वो क्या कर सकता था? किससे सहायता की उम्मीद कर सकता था? उसने अपने जीवन में युद्ध किया था, अब भी वो कमजोर नहीं हुआ था। उसके मनोबल ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। ऐसे वक्त में प्रसेनजीत को अपने भांजे और राजा बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु की याद आई। उसने प्रण कर लिया कि वो अजातशत्रु की मदद से अपने पूर्व सेना प्रमुख दीर्घा का नारायण को करारा जवाब देगा और विडुब से अपना राज्य वापस लेगा। इस षड्यंत्र से वो बेहद क्रोधित हुआ था। उसने अपनी सेविका को साथ ले राजगृह के लिए प्रस्थान किया। वो घोड़े पर आरूढ़ होकर सरपट भागा। उसके साथ जो हुआ था, उस पर जो बीती थी, उसने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ कर रख दिया था। फिर भी उसे जाना ही होगा। सच में देखा जाए तो राजा प्रसेनजीत अपनी मृत्यु के डर से भाग रहा था। भय का भूत उस पर सवार हो चुका था। उसे लग रहा था कि वो अपने राज्य की सीमा से, अपनी जान के प्यासे दीर्घा का नारायण और विडुब की पहुंच से जितनी ज्यादा दूर निकल जाएगा, उतना ही शीघ्र वो वहां से भाग जाएगा। उसके लिए जाना उतना ही बेहतर होगा, वो उतना ही सुरक्षित हो जाएगा। खतरा उसके सिर पर नाचता दिखाई दे रहा था। मृत्यु से भागता प्रसेनजीत जब राजगृह पहुंचा तो नगर का फाटक बंद हो गया था। नियमानुसार एक निश्चित प्रहर के बाद बाहर से कोई भी व्यक्ति नगर में प्रवेश नहीं हो सकता था। वो जैसे ही थका मांदा था, क्लांत था, उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि प्रवेश पाने की चेष्टा में वो इधर उधर हाथ पांव भी मारता। इस वक्त जो उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी, वो अपने शरीर और मन को आराम देने की थी। इसलिए वो फाटक के निकट ही एक अच्छी नींद लेने के लिए लेट गया। लेटते समय प्रसेनजीत आश्वस्त था कि उसने मृत्यु को टाल दिया है, उसे मात दे दी है। तो क्या सचमुच, क्या आने वाला कल उसके जीवन के लिए निर्णायक होगा? क्या आने वाला कल उसके लिए शुभ होगा? क्या वो अपने भांजे अजातशत्रु को अपने पक्ष में कर पाएगा? क्या अजातशत्रु उसकी मदद करेगा? क्या वो विडुब के खिलाफ होने के लिए लड़ने को तैयार होगा? क्या वो विडुब से अपना राज्य वापस ले लेगा? ऐसे अनेक प्रश्नों से उलझता और उनके सकारात्मक उत्तर की आशा तथा कामना करता प्रसेनजीत नींद की गोद में चला गया। ये मौत की गोद थी जिससे भागकर वो यहाँ तक पहुंचा था। इस प्रश्न का जवाब आने वाली प्रातः में मिला। राजा प्रसेनजीत उस प्रातः उठ नहीं पाया। वो तो हमेशा के लिए सो चुका था, क्योंकि मृत्यु कभी किसी के लिए अपना रास्ता नहीं बदलती।